चलो। तो मेरे में से मैम ने शायद तुम लोगों को कॉल किया हो या नेक्स्ट वीक से मैंने तुम्हें बोला था, डिसाइड किया गया है कि अभी हम लोग बच्चा 12th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे ना। तो 12th का जो पार्ट 2 वाला पार्ट है जो तुम्हारे बोर्ड में आएगा, तो पहले उसी पे फोकस करना है हम लोगों को। तो जो भी चैप्टर्स होंगे हम लोग उसको शायद अगले वीक से वही स्टार्ट करेंगे बोर्ड पे। और जो भी टाइम मिलेगा उसके बाद में शायद तुम्हारा मई में तो एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा ना। मई 20 तक तो हो जाना चाहिए तुम्हारे बोर्ड का एग्जाम। तो जुलाई का एग्जाम में, जुलाई में होगा नीट का एग्जाम। जुलाई में ना लगभग 10th जुलाई तक होगा, सेकेंड वीक। तो ये जो भी गैप मिलेगा बीच में, लगभग 50 डेज का गैप मिलेगा ना। पूरा जून मिल जाएगा, जुलाई हाफ मिल जाएगा। तो उसमें हम लोग 11th वाले पार्ट को वापस से करेंगे। ठीक है, यही हमारा जैसा कि प्लानिंग हो रहा है कि ऐसा ही किया जाए तो बेटर है। तो चलो हम लोग अभी जो रनिंग चैप्टर है सेल यूनिट ऑफ लाइफ, पहले उस पर फोकस करते हैं। तो चलो सेल वाला चैप्टर स्टार्ट करें, फटाफट बोलो। आज हम लोग यूकैरियोटिक सेल करेंगे ना। तो चैप्टर तो हमारा चल ही रहा है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये आसान सा है, इसमें ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। आपको एक बार सीख लेना है और एनसीईआरटी फॉलो करना है, आसान सा चैप्टर है। तो चलो आज हम लोग करेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल सबको आता है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल होते ही कैसे ना। हमने आपको बताया सेल दो तरह के थे। सेल दो तरह के आपको मैंने बोला पढ़ने के लिए। एक बच्चा पुराने वाले थे, प्रिमिटिव वाले थे, जिसे आप कहते हो प्रोकैरियोटिक वाले, जिसके अंदर बच्चा कौन आता था, मोनेरा किंगडम वाले थे। बैक्टीरिया वाले ग्रुप आते थे ना, मोनेरा किंगडम। और एक एडवांस है जिसे आप कहते हो बच्चा यूकैरियोटिक। ठीक है सर, यूकैरियोटिक में कौन आएगा बच्चा? प्रोटिस्टा किंगडम भी यूकैरियोटिक है, फंजाई भी यूकैरियोटिक है, प्लांटी भी यूकैरियोटिक है, एनिमिलिया भी यूकैरियोटिक। तो सर यूकैरियोटिक कहते हैं किसे? सिंपल आपको बताया था कि देखिए यूकैरियोटिक के अंदर में जो डीएनए होगा, जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, दे आर वेल कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल कवर्ड होंगे। ठीक है, डीएनए वेल कवर्ड होगा और उनके अंदर में बच्चा ट्रू न्यूक्लियस पाए जाएंगे। सबसे पहला तो आपको सबको मालूम है कि यूकैरियोटिक का मतलब है ट्रू न्यूक्लियस। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोन का मतलब बच्चा न्यूक्लियस। और सेकंड मैंने बोला था कि यूकैरियोटिक को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, दे हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। यहां पर कई सारे फंक्शन करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनेल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी। ये बच्चा मेम्ब्रेन से कवर्ड है, मेम्ब्रेन बॉन्ड इसे कहते हैं। तो मेम्ब्रेन कवर्ड, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल कहां पाए जाते हैं? ये बच्चे यूकैरियोट का फीचर है। हाँ ये याद रखिएगा, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल यूकैरियोटिक का फीचर है। तो अब आपको एनसीईआरटी में एक टॉपिक पढ़ने के लिए आएगा। सबसे पहले आएगा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सबसे पहले आप एनसीईआरटी देखिएगा, एक टॉपिक आएगा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को पहले ध्यान से पढ़ते हैं, इससे एक नीट में पक्का क्वेश्चन आ जाता है। बहुत आसान सा टॉपिक है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, बहुत ही आसान सा टॉपिक है और नीट में एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा सभी को। देखो ध्यान सुनिए, टॉपिक है एनसीईआरटी का इंडो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन सिस्टम। बोले ठीक है सर ये होते क्या है? अब इसका समझिए। सबसे पहले पहले डिफिनेशन अच्छे से समझना। सबसे पहले बच्चा सेल, सेल के अंदर में, सेल के अंदर में हाँ कुछ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन से कवर्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बॉन्ड है। ठीक है, और ये ऑर्गेनल जो है बच्चा वो फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड है, यानी मिलजुल करके काम करते हैं। इनका काम करने का तरीका है, ये आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो इसे कहेगा फंक्शनली, फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड। ये आपस में मिल करके काम करते, कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, तो ये जो फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड जो मेम्ब्रेन बॉन्ड जो सेल ऑर्गेनल है, उन्हीं को कहते हैं बच्चे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो तुम बोलोगे सर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन आएगा, ये नीट में क्वेश्चन आएंगे। तो आप बोलिएगा सबसे पहले आएगा बच्चा ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स है उसके बाद में आएगा गोल्जी बॉडी। कौन आएगा? गोल्जी बॉडी। ये दोनों मिलकर के काम करते हैं। ये थोड़ी देर में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि गोल्जी बॉडी मिलकर के काम करते हैं। और इसी के बाद में कौन आएगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम भी देखिएगा बच्चा मिलकर के ही काम करती है। और फोर्थ कौन आएगा? वैक्यूल। तो ये जो 4 सेल ऑर्गेनल है वो एक दूसरे से मिलजुल करके कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो ये चारों सेल ऑर्गेनल को कलेक्टिवली हम लोग कहेंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये पहला क्वेश्चन बन गया कि कौन कौन सा सेल ऑर्गेनल इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर में आएगा। तो बहुत आसान सा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड द वैक्यूल। ये एनसीईआरटी में लिखे बच्चे। अब क्वेश्चन आएगा कि कौन सा सेल ऑर्गेनल इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं। तो एनसीईआरटी ने 3 एग्जांपल यूज किए। एनसीईआरटी ने बोला इन कोऑर्डिनेशन में बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम लिखा नहीं लिखा। तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, प्लास्टिड और तीसरा है आपका पेरोक्सिसोम। या आपने शायद नाम सुना हो, हम यहां डिटेलिंग करेंगे। ये 3 ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं। ये जो 3 सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, पेरोक्सिसोम, ये 3 जो है ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं। तो नीट में 2 तरह के क्वेश्चन बन गए। नीट में पहला क्वेश्चन बनेगा ये बताइए कि इनमें से इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के कौन कौन से पार्ट है। राइट द एग्जांपल ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो आपको याद रहेगा कौन कौन है? ईआर, जीबी यानी गोल्जी बॉडी, एल मतलब लाइसोसोम और पी वैक्यूल। क्योंकि ये चारों आपस में मिलजुल करके काम करते हैं ना। यानी कि ए से सब्सटेंस बना, बी में गए, बी से बना, सी में गए, सी से गया, डी में गए। तो क्या एबीसीडी वेल कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं ना? ऐसे ही इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम काम करता है। तो इसके पार्ट कौन नहीं है? तो याद रखना है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, पेरोक्सिसोम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में सिलेबस में आपको ये पूरा टॉपिक गिवन है। आप देख सकते हैं, आपको मिलेगा ये पूरा टॉपिक, ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो आपको समझ में आना चाहिए। डिफिनीशन अच्छे से पहले पढ़ लीजिए। While each of the membranous organelle is distinct in term of structure and function, सेल के अंदर में जो भी मेम्ब्रेन से कवर्ड ऑर्गेनल्स हैं वो बनावट बचा, बनावट भी अलग होगी, देखने में भी अलग होंगे और उनके फंक्शन भी अलग होंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चर भी अलग, फंक्शन भी। मेनी ऑफ दीज आर कंसीडर्ड टुगेदर, इनमें से बहुत सारे टुगेदर साथ में एज ए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम काम करते हैं। ठीक है, मेनी ऑफ दीज आर कंसीडर्ड टुगेदर, ये साथ में मिल करके इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड, इनके फंक्शन एक दूसरे से मिलजुल, एक का फंक्शन दूसरे से, दूसरे का फंक्शन तीसरे से, तीसरे का चौथे से मिल करके काम करना है। द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड ईआर, पहले बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जीबी यानी गोल्जी बॉडी, इसी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, गोल्जी बॉडी को ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कोई डिफिकल्ट काम नहीं। तीसरा है लाइसोसोम एंड चौथा है वैक्यूल। ये 4। सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन एंड पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम, इनका फंक्शन इंडो मेम्ब्रेन वाले से कोऑर्डिनेटेड नहीं है। तो ये 3 जो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। तो याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द एबव कंपोनेंट, यानी वो कह रहा है कि जो 4 मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स थे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के, उनके कोऑर्डिनेशन में ये काम नहीं करता, मैचअप नहीं है इनमें, तो ये पार्ट नहीं। These are not considered as a part of इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। चलो फटाफट बोलो, यहां तक किसे किसे समझ में आ गया? इंडो मेम्ब्रेन किसे किसे समझ में आ गया? फिर आगे बढ़ेंगे, फटाफट बोलो। यस सर, आगे समझ में। ठीक है, आसान सा टॉपिक है, ज्यादा सोचना नहीं है, एक बार समझ में आ गया, एनसीईआरटी में रीड ही कर रहा हूं तो मेरे से हो जाएगा। सभी को आ गया? फटाफट हैंड रेज करो। ठीक है, डन। अब आगे चले सभी के, ईआर, जीबी, लाइसोसोम, वैक्यूल, 4 सेल ऑर्गेनल आज करने। चले, अब हमें सेकेंड सेल ऑर्गेनल पढ़ना है, मतलब कि फर्स्ट ईआर के बारे में। ध्यान सुनो,
ये बच्चा आपका सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन, ध्यान सुनिए, ठीक। और ये आपका डीएनए, ये डीएनए, और डीएनए को कवर करने के लिए हमने बनाया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बेटा रेड वाले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ध्यान से। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कुछ बच्चा नेट के तरह, नेट मतलब क्या होता है, नेट मतलब जाल, नेट के तरह कुछ स्ट्रक्चर ओरिजिनेट करते हैं। तो इसी को कहा एनसीईआरटी ने बेटा इंडो, इंडो का मतलब अंदर, प्लाज्मिक यानी कि साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर में कुछ नेट लाइक स्ट्रक्चर हैं जिसे नाम देंगे इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत आसान है, इंडो का मतलब अंदर, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मतलब नेट की तरह। तो सेल में नेट की तरह कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, नाम है इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। बोले ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दो तरह के बना के दिखा। सर क्यों, समझिएगा थोड़ी देर में। सर ये ईआर किससे जुड़े रहते हैं, आंसर बच्चा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। किससे जुड़े, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है यहां से ये चल करके, यहां से ये चल करके सीधे जाके सेल मेम्ब्रेन से जुड़ जाए। क्या ये सर पॉसिबल है, हाँ एकदम पॉसिबल है। पॉसिबल है कि ये न्यूक्लियस से जुड़ करके दूसरी तरफ सेल मेम्ब्रेन से जुड़ जाए, पॉसिबल है बच्चा, पॉसिबल है, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के, सर कैसे। तो कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन अटैच है, राइबोसोम। तो जब माइक्रोस्कोप में से देखिएगा तो ये ग्रेनुलर दिखेंगे, छोटे छोटे डॉटेड स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप कहते थे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके सरफेस पे राइबोसोम जुड़ा है, ग्रेनुलर दिख रहे हैं, छोटे छोटे डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। दूसरे वाले को देखिए, यहां पर कोई राइबोसोम अटैच नहीं है, तो इसे कहेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपने पढ़ा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के, जहां पर छोटे छोटे डॉटेड राइबोसोम जुटे हैं उसे कहेंगे हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहां पास राइबोसोम नहीं जुटा है तो उसे कहेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि क्यों जुड़े ऐसे, आखिर रफ में ऐसा क्या है कि जुड़ गए। तो मैं बाद में बताऊंगा। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक प्रोटीन है राइबोफ्लोरीन, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक प्रोटीन है राइबोफ्लोरीन, जिसके चलते राइबोसोम जाकर के उसके सरफेस से जुड़ जाते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो प्रोटीन नहीं है, वो राइबोफ्लोरीन नहीं है, इसलिए वहां नहीं जुटेंगे, इसलिए वो कैसे दिखेंगे, स्मूथ दिखेंगे, जिसमें राइबोसोम एब्सेंट होगा। सर ये राइबोसोम कैसे सर 70s या 80s, कंफ्यूज नहीं होना है, ये बच्चा 80s एकदम याद रखना है। कैसे राइबोसोम है, 80s है। चलिए सर ये राइबोसोम है तो इससे फायदा क्या होगा, सबको मालूम है, सबको मालूम है यहाँ के डीएनए से बनेंगे आरएनए, आरएनए इस राइबोसोम से जाके जुड़ेगा, और राइबोसोम क्या बनेगा बच्चा, प्रोटीन। राइबोसोम क्या बनाया, प्रोटीन। तो सर आरईआर का फायदा क्या है, तो आरईआर बन से फायदा है कि राइबोसोम जुटे हैं तो उससे क्या बनेगा, प्रोटीन। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो सर एसीआर से, एसीआर में तो राइबोसोम जुड़ा नहीं है, तो उससे क्या बनेगा, तो एसीआर से बच्चा बनेंगे लिपिड। क्या बनेंगे, लिपिड्स बनेंगे, लिपिड बनेगा। लिपिड का एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है जिसे कहते हैं स्टेरॉइड। तो कहीं भी लिपिड लिख देगा, कहीं स्टेरॉइड लिखेगा, टेंशन मत लीजिए, लिपिड या स्टेरॉइड। तो आपसे दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, कोई सेल है वो कोई एंजाइम बना रहा है, हार्मोन बना रहा है, हार्मोन बना रहा है बच्चा, वो हार्मोन प्रोटीन से बने, कैसे नेचर के, प्रोटीनेशियस हार्मोन है। तो उनके अंदर में कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप्ड होगा। अगर कोई सेल ऐसा हार्मोन बना रहा है जो कि प्रोटीन से बने, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा इवॉल्व होगा, ज्यादा डेवलप होगा, क्योंकि वो ज्यादा प्रोटीन बनाएंगे, तभी तो उसी प्रोटीन से हार्मोन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जिस
सेल में हार्मोन बन रहे वो बच्चे लिपिड वाले, स्टेरॉइड वाले, स्टेरॉइड वाले, तो उनके अंदर में कौन ज्यादा डेवलप होगा? तो सर एसीआर डेवलप्ड होंगे। एसीआर क्या बनाता है? लिपिड बनाते हैं, स्टेरॉइड बनाते हैं। तो अगर जिस सेल से हार्मोन जो रिलीज हो रहा है, जो हार्मोन बन के निकल रहे, वो कैसे हैं? स्टेरॉइड नेचर के, लिपिड नेचर के, तो उनके अंदर में ज्यादा वेल डेवलप कौन होगा? एसीआर। और जहां प्रोटीनेशियस वाले रिलीज हो रहे उनके अंदर कौन डेवलप होगा? आरआर। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको मालूम। चलिए ठीक है, तो सर प्रोटीन बन गए, आरआर ने बच्चा प्रोटीन बना दिया, ये देखिए ये प्रोटीन बन गया। लेकिन इस प्रोटीन को आपको बच्चा कवर करके रखना है, इस प्रोटीन को आपको बच्चा कवर करके रखना है मेम्ब्रेन से। इस स्ट्रक्चर को कहेंगे वेसिकल। क्या कहा? वेसिकल का। प्रोटीन बना, प्रोटीन को हमने मेम्ब्रेन से कवर कर दिया। सर क्यों? समझो। अब ये वेसिकल जाएगा बच्चा गोल्जी बॉडी के पास। ये वेसिकल वहां से चला, प्रोटीन को लेके चला, और ये चलेंगे गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर को देखिए, ये बच्चा सिस्टर्नी मैंने बनाया। क्या बनाया? सिस्टर्नी। एक यूनिट का नाम सिस्टर्नी है। ऐसे बच्चे बहुत सारे बना दीजिए। सर कितने सिस्टर्नी बना दें? तो एनसीईआरटी ने बोला वेरी इन नंबर, इनके नंबर वेरी करेगा। मैंने 3 बना दिए। तो ये है बच्चा आपका स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया, गोल्जी बॉडी। ठीक है। और जो एक यूनिट इसका बनाया बच्चा, इसका नाम है सिस्टर्नी। इसका क्या नाम दिया? सिस्टर्नी। बोले ठीक। तो सर ये करेगा क्या? तो जो वेसिकल आए हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल आया, वो अपने साथ क्या लाया था? प्रोटीन। ये प्रोटीन को अब यहां डाल दिया जाएगा। कहां बच्चा? गोल्जी बॉडी में। तो बोले गोल्जी बॉडी लेके क्या करेगा? गोल्जी बॉडी इस प्रोटीन का क्या करेगा? तो गोल्जी बॉडी इस प्रोटीन का बच्चा करेगा मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन। तो सर मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होगा? अभी सुनो पहले। पहला तो उसके अंदर कुछ चेंजेस लाएगा, उनके अंदर मॉडिफिकेशन करेगा। बोले ठीक है। सर जो लिपिड बने थे सो, बात सही है। तुमने इधर में क्या बनाया था? इधर में तुमने क्या बना के रखे थे? लिपिड्स। उसे भी हमने किसे कवर किया? मेम्ब्रेन से। और ये भी बच्चा आगे, ये भी आगे यहां। और आने के बाद में ये भी गोल्जी बॉडी से जुड़ गए, और इन्होंने क्या किया? अपने लिपिड को यहां डाल दिया। तो जो भी सेल के अंदर प्रोटीन बनेगा या लिपिड बनेंगे, वो भेज दिए जाएंगे गोल्जी बॉडी को। ये बच्चा डायरेक्टर है, गोल्जी बॉडी डायरेक्टर है। सर किस चीज का? तो जो भी प्रोटीन आएगा, जो भी लिपिड आएंगे गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी इनमें करेगा मॉडिफिकेशन। सर मॉडिफिकेशन मतलब अभी क्लियर कर रहा हूं। मॉडिफिकेशन के बाद में इन प्रोटीन और लिपिड को बच्चा पैकेज करना है। पैकेजिंग, इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है पैकेजिंग। बोले मतलब ये प्रोटीन अब मॉडिफाई हो गए, मॉडिफाई हो गए, ये प्रोटीन बच्चा मॉडिफाई हो गए, और मॉडिफाई होकर के यानी मॉडिफिकेशन हुआ, और फिर इनको हम मेम्ब्रेन से कवर कर देंगे, इसे कहेंगे पैकेजिंग। तो मॉडिफिकेशन के बाद क्या हुआ? पैकेजिंग। अब पैकेज होने के बाद में ये चले और जाके सेल मेम्ब्रेन से जुड़ जाएंगे। ये जाके सेल मेम्ब्रेन से जुड़ गए, और जुड़ने के बाद में जो भी अंदर के प्रोटीन है, ये जुड़ने के बाद में जो भी अंदर के प्रोटीन है, ये प्रोटीन को इन्होंने बाहर रिलीज कर दिया। इस प्रोटीन को इन्होंने बाहर में रिलीज कर दिया। तो जो प्रोटीन जो रिलीज कर दिए, इसी को एनसीईआरटी कहेगा सिक्रीशन। इसे क्या कहेगा बच्चा? सिक्रीशन। तो गोल्जी बॉडी के 3 काम समझ में आए। पहला, उन्होंने प्रोटीन के अंदर में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, कुछ चेंजेस कर दिए, हो गया। दूसरा, उनको हमने मेम्ब्रेन से अच्छे से कवर कर दिया, इसे कहा पैकेजिंग। और अब अगर इसे जरूरत है सेल से बाहर जाने की, तो सेल से बाहर में ले जाके छोड़ देंगे, इसे क्या कहेंगे हम लोग? सिक्रीशन। अगर जरूरत पड़ा तो उसे हम सेल के अंदर ही रख लेंगे, अगर जरूरत पड़ा तो सेल के अंदर ही रख लेंगे। तो अब समझ में आया गोल्जी बॉडी का काम। जो भी प्रोटीन आए, लिपिड आए, उनका मॉडिफाई करो, फिर उनको पैकेज करो, फिर बाहर रिलीज करो। तो अब ऐसे समझिए कि ईआर जो था वो बच्चा फैक्ट्री था। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैक्ट्री था, जिसने बच्चा प्रोटीन बना दी।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाया बच्चा, प्रोटीन। ये फैक्ट्री था। तो एक फैक्ट्री मान लो कपड़े बनाती है। अब ये कपड़े बनने के बाद में दूसरे जगह भेजा गया, दूसरे जगह पे भेज दिया गया। उस जगह पे क्या होगा, उस कपड़े का हम लोग डिसाइड करेंगे कि बच्चा शर्ट बनाना है, जींस बनाना है, टी शर्ट बनाना है, कौन सा बॉयज का ड्रेस बनाना है, लड़की का ड्रेस बनाना, क्या बनाना है, ये डिसाइड करना, यही तो मॉडिफिकेशन है। यही तो मॉडिफिकेशन है। हम लोग रॉ मटेरियल लेते हैं, हमने कपड़े लेते हैं। अब इस कपड़े से तो मेरी मर्जी, जैसा स्टिच करेंगे, काटेंगे, जैसा उसका शेप देंगे वैसा हो जाएगा, मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफाई करके मान लो मैंने बना लिया शर्ट, तो शर्ट को अब क्या करेंगे, शर्ट बन गया, मॉडिफिकेशन हुआ, उसको हम लोग पैकेज करेंगे प्लास्टिक से। अब पूरा कवर करते हो, इसी को कहते हैं पैकेजिंग। जैसे आप मंगाते हो ऑनलाइन शॉपिंग से, तो आपको पूरा बाहर से कवर्ड मिलेगा, वेल कवर्ड मिलेंगे आपको। तो ये हो गया आपका पैकेजिंग। और पैकेज करेगा यही, और ये पैकेजिंग के बाद में आपके घर में जाके रिलीज भी तो करना है, वो निकाल करके आपके घर तक पहुंचाएगा भी। तो इसे हमने वहां से रिलीज करा दिया, तो नाम हुआ सिक्रीशन। तो ये तीन काम हो गए, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और सिक्रीशन। ये तीन काम किसने किया, गोल्जी बॉडी ने। आ गई बात समझ में। रॉ मटेरियल किसने बनाया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड किसने बनाया, एसीआर ने। प्रोटीन किसने बनाया, आरईआर ने। फिर ये लिपिड या प्रोटीन चले गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी को बोला कि इसको मैं अंदर मॉडिफिकेशन कर दीजिए, ठीक है, मॉडिफाई करके आप उसको पैकेज कीजिए, और अगर जरूरत है तो सेल के अंदर रख लीजिए, अगर जरूरत है तो सेल के बाहर भेज दीजिए। तो हम बच्चे इसे कहते हैं गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस, सारे सेल के प्रोटीन, लिपिड इसी के पास आ गए, ये ट्रैफिक पुलिस है। अब डिसाइड करेगा कौन किस डायरेक्शन में जाएगा, कौन सेल के बाहर जाएगा, कौन सेल के अंदर जाएगा, किन में क्या मॉडिफिकेशन करने हैं, किन को एंजाइम बनना है, किन को हार्मोन बनने, या सारा करेगा कौन। तो आंसर इज द, इट इज द गोल्जी बॉडी। आगे बात समझ में। अब यहां पर मैं मॉडिफिकेशन आपको समझा दूं। मैंने आपको पहले बोला मॉडिफिकेशन क्या है, समझिए। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, देखिएगा ध्यान से, मॉडिफिकेशन समझना। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाया, प्रोटीन। प्रोटीन बनाया, ये प्रोटीन गया किसके पास, गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी में इसने CH यानी कार्बोहाइड्रेट अटैच कर दिया, कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर। तो अब ये बन गए बच्चा ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन में शुगर अटैच हो गया, तो ये क्या बन गए, ग्लाइकोप्रोटीन। बोले ठीक है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, उन्होंने क्या बनाया था, उन्होंने बनाया था लिपिड। हमने इस लिपिड के अंदर में क्या जोड़ दिया, कार्बोहाइड्रेट। लिपिड में क्या जोड़ा, कार्बोहाइड्रेट। तो लिपिड में कार्बोहाइड्रेट जुड़ा, तो ये बन गए ग्लाइकोलिपिड। क्या बन गए, ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड बन रहा है या बच्चा ग्लाइकोप्रोटीन बन रहा है, एक तरह से लिपिड या प्रोटीन का मॉडिफिकेशन ही तो हो रहा है। इसी मॉडिफिकेशन प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन कौन करेगा, समझ में आया। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब शुगर का अटैच करना, कौन करेगा बोलो, तो आंसर इज अ गोल्जी बॉडी। लेकिन एक बार नीट में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया कि ग्लाइकोसाइलेशन यानी मॉडिफिकेशन कौन करेगा। तो हम सभी को मालूम है आंसर क्या होना चाहिए था, गोल्जी बॉडी। लेकिन ऑप्शन में बच्चा गोल्जी बॉडी था ही नहीं, ऑप्शन में गोल्जी बॉडी थे ही नहीं, फंस गया मामला। तो उसका आंसर निकला बच्चा आरईआर। सर क्यों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों आंसर होगा, समझो। प्रोटीन बनाया किसने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और बच्चा ग्लाइकोसाइलेशन यानी उनमें शुगर का अटैचमेंट, वो आरईआर में बच्चे इनिशिएट हो जाता है। स्टार्टिंग इनिशिएशन ग्लाइकोसाइलेशन का यानी मॉडिफिकेशन का शुरुआत आरईआर में हो जाती है। लेकिन टर्मिनेशन यानी कंप्लीशन, टर्मिनेट जो करता है, टर्मिनेशन यानी कंप्लीशन जो करता है, वो करता है गोल्जी बॉडी। तो अगर क्वेश्चन में आएगा ग्लाइकोसाइलेशन किया किसने, मॉडिफिकेशन किया किसने,
तो आंसर करना है गोल्जी बॉडी। लेकिन अगर गोल्जी बॉडी ऑप्शन में ना हो तो आंसर आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर देना है। आ गई बात समझ में? तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो यहां तक सबको क्लियर है? फटाफट बोलो। ग्लाइकोसाइलेशन समझ में आ गया सभी को? फटाफट हैंड रेज करो, तभी हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग कुछ चीजें एक्स्ट्रा जाए। देखिए ये सेल और ये न्यूक्लियस था। ध्यान से सुनना चीजों को। जो गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस की तरफ है, गोल्जी बॉडी का वो पोर्शन जो न्यूक्लियस के साइड में, ये देखिए ये वाला पार्ट, ठीक है। तो जो पार्ट, ये वाला पार्ट जो न्यूक्लियस के तरफ है, जो न्यूक्लियस के तरफ वाला पार्ट है, और एक पार्ट है जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ, ये वाला पार्ट, ये पार्ट। ध्यान सुनो, जो न्यूक्लियस की तरफ है उसे एनसीईआरटी ने कहा है सिस, CIS, सिस। और जो न्यूक्लियस के दूर वाला पार्ट है उसे एनसीईआरटी ने कहा है ट्रांस। इसमें तो बड़ा आसान सा है, जो पोर्शन गोल्जी बॉडी का न्यूक्लियस की तरफ है उसे एनसीईआरटी ने सिस इंड कहा है, और जो पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ उसे एनसीईआरटी ने ट्रांस कहा है। ठीक है, सिस वाले पार्ट को ही एनसीईआरटी ने कॉन्वेक्स भी कहा है, कॉन्वेक्स साइड, यानी ये वाला पार्ट, ये कॉन्वेक्स। तो इस पार्ट को उन्होंने कहा है कॉनकेव, कॉनकेव, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सिस वाले पार्ट को उन्होंने एक और नाम दिया है बच्चा, फॉर्मिंग इंड, क्योंकि यहां पास प्रोटीन लिपिड आते हैं, उनके अंदर में शुगर का अटैचमेंट होता है, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मिंग एंड कौन है? न्यूक्लियस के पास वाला। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ उसे एनसीईआरटी ने कहा है मैच्योरिंग एंड, क्योंकि वहां से मैच्योर बन के बाहर निकल जाते हैं, तो इसे एनसीईआरटी ने कहा है मैच्योरिंग एंड। तो कंफ्यूज नहीं होना है, गोल्जी बॉडी को दो सिरे में बांट दीजिए, दो फेस में बांट दीजिए। एक फेस जो न्यूक्लियस की तरफ वाला है उसे सिस या कॉन्वेक्स या फॉर्मिंग एंड कहेंगे, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ यानी कि न्यूक्लियस से दूर वाला पार्ट, वो ट्रांस होगा, कॉनकेव होगा, मैच्योरिंग होगा। अगर ये चीज याद है तो आपको बच्चा एनसीईआरटी पढ़ने में कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या ये सभी को सिस ट्रांस समझ में आया? फटाफट हैंड रेस करो, फिर आगे चलेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करते जा रहा हूं। सिस ट्रांस, मैच्योरिंग, फॉर्मिंग, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ये सभी को क्लियर है? फटाफट हैंड रेस करो, बोलो फटाफट। ठीक है, क्लियर है? फटाफट बोलो, बाकी लोग हैंड तो रेस करो भाई, पता कैसे चलेगा कि कितना आ रहा है, कितना बाउंस कर रहा है। मेरे से बाउंस तो करना नहीं चाहिए, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये सब चीजें। चलिए अब देखिए, अब एनसीईआरटी ने दिया है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, मेन चीज पे है ईआर। ध्यान सुनना, ईआर का काम, ध्यान सुनिएगा। ये देखिए बच्चा, सेल 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। इन सेल के बीच में आपको गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, सेल के बीच में बच्चा गैप दिख रहे हैं, बोले हाँ सेल है, सेल के बीच में गैप दिख रहा है, हाँ। इस गैप को कहते हैं बच्चा इंटरसेलुलर स्पेस, इंटर सेलुलर स्पेस। इस गैप को एनसीईआरटी ने कहा इंटर सेलुलर स्पेस, बोले ठीक है, दिस गैप इज नोन एज इंटर सेलुलर स्पेस। लेकिन ये सेल के अंदर का खाली जगह, सेल के अंदर का जो खाली जगह है, इस गैप को क्या कहेंगे? अंदर का खाली जगह। तो एनसीईआरटी ने इसे कहा है इंट्रा सेलुलर स्पेस, इंट्रा सेलुलर स्पेस, यानी ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये खाली जगह एनसीईआरटी ने कहा है बच्चा इंट्रा, इंट्रा मतलब अंदर का, इंट्रा सेलुलर स्पेस। क्योंकि एनसीईआरटी ने अपने थ्योरी में यूज किए तो बताना पड़ रहा है।
अब ध्यान से सुनो, ये सेल ठीक है, ये न्यूक्लियस, अंदर की खाली जगह इंट्रासेलुलर स्पेस। अब समझना ईआर का काम क्या है। ईआर ने क्या किया, ध्यान से सुनिए, ईआर ने क्या किया, इंट्रासेलुलर स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। बोले मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का जो खाली जगह बचा इसे कहेंगे लूमिनल स्पेस। लूमिनल स्पेस, सेल के अंदर में जो पूरा खाली जगह है उसको एनसीईआरटी ने कहा इंट्रासेलुलर स्पेस। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सेल की खाली जगह को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक का नाम दिया लूमिनल स्पेस, यानी कि इनसाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला, और जो एक बाहर का बच गया इसे एनसीईआरटी ने कहा एक्स्ट्रा लूमिनल स्पेस। एक्स्ट्रा लूमिनल स्पेस यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर का जो खाली जगह है एक्स्ट्रा लूमिनल स्पेस, यानी बच्चा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो आपको समझ में आया, ईआर नेट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। तो अंदर के जो खाली जगह बचे, अंदर के जो खाली बचा उसे कहा ल्यूमिनल स्पेस, और जो बाहर में खाली जगह है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर जो खाली जगह है इसे उन्होंने कहा एक्स्ट्रा लूमिनल स्पेस यानी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, क्या ये बातें समझ में आ गई आपको? क्योंकि ये बच्चे एनसीईआरटी के थ्योरी में लिखा है, पढ़िए पढ़िए ध्यान से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज, देखो सेल इतने छोटे होते हैं कि हमें डिटेल से अगर पढ़ना है तो हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। सेल इतने छोटे हैं, उनके अंदर में स्ट्रक्चर बहुत छोटे होंगे, तो उसी का डिटेलिंग करना है तो हमें माइक्रोस्कोप कौन सा, हाई कंट्रास्टिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम। रेटिकुलम मतलब नेट लाइक स्ट्रक्चर है of teeny tubular structure scattered in the cytoplasm, cytoplasm में बिखरे पड़े। This is called the endoplasmic reticulum, बोले ठीक है। Hence ER divide the intracellular space, अंदर के जो स्पेस है इंट्रासेलुलर स्पेस, into two distinct compartment, दो कंपार्टमेंट में दो खाली जगह में डिवाइड कर दिया। That is the luminal inside the ER, ER के अंदर का खाली जगह क्या हुआ, luminal space, और बाहर का जो खाली जगह है यानी साइटोप्लाज्म वाला उसे का एक्स्ट्रा लूमिनल स्पेस। आगे बात समझ में चली सके। द ईआर ऑफन शो राइबोसोम अटैच्ड टू देयर आउटर सरफेस, इंडोप्लाज्मिक में देखा जाता है छोटे छोटे राइबोसोम से अटैच। द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम अटैच होगा उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। एंड इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ, अगर यहां पर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, एससीआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, बहुत आसान से। अब काम क्या है सबको मालूम है, RER is frequently observed in the cell actively involving protein synthesis। बोला था जो सेल प्रोटीन ज्यादा बना रहे, प्रोटीन ज्यादा बन रहे सेल में, तो उनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्वांटिटी ज्यादा होगा, वेल डेवलप्ड होंगे। एंड दे आर एक्सटेंसिवली एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, वो किससे जुड़े हुए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़े हुए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। एसीआर क्या बनेगा, लिपिड बनाएंगे। इन एनिमल सेल या हमारे अंदर लिपिड लाइक, हमारे अंदर में लिपिड के तरह एक और लिपिड का ही डेरिवेटिव होता है, लिपिड से ही बने होते हैं, नाम स्टेरॉइड, स्टेरॉइडल हार्मोन सिंथेसाइजिंग एसीआर। तो मेरे में से अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी को समझ में आ गया। अब हम आगे चले, फटाफट बोलो, क्या सभी को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर है? बोलो, मैसेज तो करो। सर बाकी सभी सोए हुए रहते हैं। कौन कौन है? वंदना सोई हुई है, रितु, मानसी, मेघा, पूजा, सभी सोए हुए रहते हैं। चलो ठीक है, आगे चले। ठीक है, तो ये बचा आपका गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी में क्या क्या चीजें याद रखना है वो इंपॉर्टेंट।
सबसे पहले कि गोल्जी बॉडी का बच्चा डिस्कवरी किसने किया, साइंटिस्ट का नाम दिया है तो आपको याद रखना पड़ेगा। गोल्जी बॉडी का डिस्कवरी के बारे में एनसीईआरटी ने साइंटिस्ट का नाम मेंशन कर दिया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कैमिलो गोल्गी। डेट भी मेंशन है 1898, तो याद रखना पड़ेगा। एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल, पेरोक्सिसोम, क्या बच्चा साइंटिस्ट के नाम पे नहीं, लेकिन गोल्जी बॉडी ये साइंटिस्ट के नाम पे है। तो एकमात्र सेल ऑर्गेनल जो साइंटिस्ट के नाम पे वो है गोल्जी बॉडी। ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, कहां पर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के पास। They were later named the Golgi body after it. They consist of many flat, बताया था फ्लैट स्ट्रक्चर, जिसको हमने कहा था ये इसी को क्या कहते हैं, सिस्टर्न। मैंने क्या बताया था कि गोल्जी बॉडी के अंदर भी क्या याद रखना है, उनके अंदर फ्लैट इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे। इसी फ्लैट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी क्या है, फ्लैट स्ट्रक्चर। ठीक है। और इनके नंबर कितने होंगे, एनसीईआरटी ने क्या किया, वेरी नंबर। ठीक है। अब एनसीईआरटी ने क्या किया, इनके डायमीटर भी मेंशन किए। एनसीईआरटी ने इनके डायमीटर भी मेंशन किया है, तो ये याद रखना पड़ेगा। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इनके जो डायमीटर हैं वो बच्चे मेंशन किए गए हैं। डायमीटर जो है वो मेंशन किया गया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, इनके जो डायमीटर है 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर, ये याद रखना। दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक है फिर उसके पैरेलल, फिर उसके पैरेलल, उसके पैरेलल, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। मैंने बोला गोल्जी बॉडी को आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, तो उनके अंदर सिस्टर्नी का नंबर फिक्स्ड नहीं, दे आर वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी प्रेजेंट इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस, अभी बात की कि न्यूक्लियस के पास ही में होते हैं। डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और द फॉर्मिंग फेस, याद करो सिस, फॉर्मिंग, कॉन्वेक्स मैंने बातें कर रखी। और उल्टा वाला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है उसे क्या कहेंगे, ट्रांस, मैच्योरिंग और कॉन्केव साइट। ठीक है, ये आपको आता है। अब यहां पर लिखा है कि गोल्जी बॉडी के काम क्या है, सबको मालूम है, आपको अच्छे से समझा रखा है गोल्जी बॉडी के सारे फंक्शन। प्रिंसिपली यानी मेन फंक्शन, परफॉर्म द फंक्शनिंग ऑफ पैकेजिंग। मैंने बोला था मॉडिफिकेशन, पहले मॉडिफिकेशन करेगा फिर पैकेजिंग करेगा, टू बी डिलीवर्ड आइदर इनटू द इंट्रासेलुलर, या तो सेल के अंदर ही सिक्रीट करना है। दो ऑप्शन, तुमने जो बनाया वो सेल के बाहर जाएगा, या हो सकता है सेल के अंदर ही भेजना है। ठीक है, तो पैकेज करना या इंट्रासेलुलर टारगेट यानी अंदर में ही, या तो सिक्रीटेड बाहर रिलीज कर दीजिए। मटेरियल टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्जी एपरेटस। याद करो मैंने बताया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनाया, उसको मेम्ब्रेन से कवर्ड किया, वेसिकल बने। ये वेसिकल कहां गया, सिस एंड पे, उससे जाके फ्यूज हो गया, सिस एंड से फ्यूज हो गया, उसमें बोला गया पैकेजिंग के लिए, पैकेज करके ट्रांसफेज से निकाल लिया गया। बस यही तो है। अब यही पर एनसीईआरटी में लिखा है नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन ईआर आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी एपरेटस बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेज। जो मैंने बोली बच्चा, लास्ट लाइन भी देखिए, गोल्जी एपरेटस इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मिंग द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया, ये मॉडिफिकेशन करते हैं, प्रोटीन में शुगर अटैच करेंगे या लिपिड में शुगर अटैच करेंगे, तो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। ऑलरेडी बहुत आसान सा है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, ऑलरेडी समझ में रखा है। चलो फटाफट, क्या हम लोग लाइसोसोम में इंटर करें, फटाफट बोलो, गोल्जी बॉडी किसे किसे समझ में आ गया, फटाफट बोलो। बोलो आगे चले, लाइसोसोम करें। ठीक है, तो अब हम लोग थर्ड सेल ऑर्गेनल की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम, ध्यान से सुनिए। अब लाइसोसोम बनने की कहानी पहले समझिए, लाइसोसोम बनने की कहानी समझिए। मैंने बोला था ईआर, ईआर ने प्रोटीन बनाए, ठीक है, और ये प्रोटीन चला गया कहां, गोल्जी बॉडी में।
गोल्जी बॉडी ने मॉडिफिकेशन किया, मॉडिफिकेशन, और उसे कवर कर दिया, पैकेज कर दिया, पैकेजिंग, पैकेजिंग, और इसको बच्चा बाहर रिलीज कर दिया, सिक्रीशन, सिक्रीशन। ठीक है। अब देखिए, कभी कभी गोल्जी बॉडी क्या करता है, मॉडिफिकेशन किया, पैकेज भी किया, और पैकेज करने के बाद में वो सेल से बाहर ना भेज करके, सेल से बाहर ना भेज करके सेल के अंदर ही रख लिया। तो सर मॉडिफिकेशन पैकेजिंग करके क्या बना है, उसने इसके अंदर में ढेर सारे एंजाइम्स डाल दिए, ढेर सारे एंजाइम्स डाल दिए, और उसको पैकेज करके घर के अंदर इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर ही रख लिया, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर ही रख लिया, और इसी स्ट्रक्चर को हम बच्चा कहेंगे लाइसोसोम। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, लाइसोसोम। तो बात समझ में आई। गोल्जी बॉडी के पास दो ऑप्शन थे, मॉडिफाई करो, पैकेज करो, एंजाइम्स बनाओ, बाहर रिलीज कर दो। उन्होंने क्या किया, मॉडिफाई किया, सब कुछ किया, और सेल के अंदर में ही रख लिया, एक नया सेल ऑर्गेनेल का रूप दे करके। ये जो नया सेल ऑर्गेनेल है, ये बच्चा लाइसोसोम। इसलिए लाइसोसोम के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, GERL, जर्ल कॉम्प्लेक्स। बोले मतलब, यानी कहने का मतलब है कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो समझिए। कैसे हुआ, तो सबसे पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सारे प्रोटीन्स बना दिए, सारे प्रोटीन बना करके भेजे किसके पास, गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी ने मॉडिफाई किया, एंजाइम्स में कन्वर्ट किए, और वही पास सेल के अंदर में ही पैकेज करके एक नया स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दिया, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में दोनों लोग पार्टिसिपेट किए, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर में होंगे 50 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, 50 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो तुम बोलोगे सर हाइड्रोलिटिक का मतलब क्या है, एनसीईआरटी में लिखा है दे कंटेन लॉट ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो सबसे पहले सर हाइड्रोलिटिक का मतलब क्या हो, मतलब ये एंजाइम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। एंजाइम का क्या है, सबस्ट्रेट पे एक्ट करेंगे और उनको किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो उनके लिए उन्हें वाटर यूज करना पड़ेगा। तो सबस्ट्रेट को कैसे तोड़ेंगे, लिटिक मतलब तोड़ना, लिटिक मतलब बच्चा लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है टूट जाना, छोटे पार्ट में टूट जाना। तो तोड़ने के लिए उन्हें वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो वाटर ऐड करेंगे, वाटर के हेल्प से वो सबस्ट्रेट को तोड़ेंगे। तो इसलिए कहा हाइड्रोलिटिक। सर किसको तोड़ेंगे, तो ये बच्चे डाइजेस्टिव एंजाइम। बोले मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब ये बच्चे तोड़ेंगे प्रोटीन को, प्रोटीन है उसको तोड़ देंगे एमाइनो एसिड में, ये तोड़ देंगे लिपिड को, यानी जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है ना, प्रोटीन, लिपिड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए, इन सब को ये आसानी से तोड़ सकते। कैसे तोड़ेंगे समझिएगा ध्यान से। क्या मैंने बोला, हाइड्रोलिटिक, लिटिक मतलब टूटना, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स चीज है छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा, लिपिड कॉम्प्लेक्स चीज है छोटे पार्ट में तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को छोटे पार्ट्स में तोड़ेगा, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ेगा। तो इनको तोड़ने के लिए वो यूज क्या करेगा बच्चा, वाटर। ठीक है, और जो भी एंजाइम यहां है उसमें सब में बच्चा एज वर्ड जोड़ दीजिएगा, ASE, एज। तो प्रोटीन तोड़ने वाले जो एंजाइम है तो नाम हो जाएगा प्रोटीएज, प्रोटीएज। लिपिड तोड़ने वाला है तो याद करेंगे लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड तोड़ने वाला है न्यूक्लियेज, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला है कार्बोहाइड्रेट। तो सब में आप क्या यूज कर दीजिएगा, एज वर्ड। यानी कि जो भी आपके अंदर कॉम्प्लेक्स फूड है, इस फूड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम इसके पास मौजूद है। कितने तरह के, आंसर इज द 50 टाइप्स के। तो ये जितने भी तरह के प्रोटीन हो, लिपिड हो, कार्बोहाइड्रेट हो, न्यूक्लिक एसिड हो, ये सबको आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। बोला ठीक है। अब सेकेंड चीज बड़ा ध्यान से सुनना है, जो एनसीईआरटी में वर्ड है कि जो इसके एंजाइम्स है, यहां देखिए, यहाँ 50 टाइप्स के एंजाइम, ये एंजाइम्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ये एंजाइम लेकिन तभी एक्टिव रहेंगे, ये एंजाइम तभी एक्टिव रहेंगे जब कंडीशन जो होगा, जब कंडीशन जो होगा
ये एंजाइम तभी एक्टिव रहेंगे जब कंडीशन जो होगा एसिडिक होगा। ये आपको समझ में आया? ये एंजाइम तभी एक्टिव रहेंगे, काम करेंगे, फंक्शन करेंगे जब कंडीशन कैसा होगा? एसिडिक, एसिडिक नेचर के होंगे। जैसे अगर इनका पीएच 7 है, अगर पीएच 7 है तो ये बच्चा इनएक्टिव है, एंजाइम काम ही नहीं करेंगे, लाइसोसोम नॉन फंक्शनल रहेगा। इसलिए लाइसोसोम को अगर काम करना है तो कंडीशन कितना होना चाहिए? एसिडिक, पीएच शुड बी 5। अब आपको मालूम है 5 पीएच होगा तो एसिडिक ही एनवायरमेंट होगी, तो ये एसिडिक एनवायरमेंट में ही काम कर सकते हैं, अदरवाइज ये फंक्शन करेंगे ही नहीं, ये याद रखिएगा। तो सर ये हम कहते हैं सर इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, और सर ये फायदा क्यों है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कह दिया सो, और सर इसके फायदे क्या है? लाइसोसोम से क्या फायदा होगा? क्या कोई फायदा वायदा है? देखिए अब समझिए, ये बच्चा अमीबा है, मैं 3 कहानी समझ आ रहा हूं। अमीबा है, ये अमीबा है, अमीबा, अमीबा ने ये कॉम्प्लेक्स फूड ले लिया, ये बच्चा कॉम्प्लेक्स फूड है, ये फूड अंदर आ गया। अब अमीबा इस कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट कैसे करेगा? सोचो, उसके पास क्या है? इंटेस्टाइन है, पैंक्रियाज है, स्टोमक है, कैसे डाइजेस्ट करेगा? तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड आया, ये कॉम्प्लेक्स फूड जो है लाइसोसोम से, ये लाइसोसोम, लाइसोसोम से बाइंड करेगा, और लाइसोसोम में एंजाइम है जो प्रोटीन को, लिपिड को तोड़ सकते हैं। तो ये लाइसोसोम अपने एंजाइम के हेल्प से क्या करेंगे? इस पूरे कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ेंगे और उसे सिंपल फूड में, ग्लूकोज में, एमाइनो एसिड में, फैटी एसिड में तोड़ करके सेल को दे देंगे। तो यानी कि जो अमीबा खाना खाएगा वो तो कॉम्प्लेक्स फूड है, तो कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ेगा कैसे? तो लाइसोसोम के हेल्प से वो डाइजेस्ट कर सकता है। एक फंक्शन समझ में आया? यानी कि एक तरह से कहें फूड डाइजेशन में काम करेगा, ये डाइजेशन ऑफ फूड में काम करेगा। चलिए एक कहानी समझ में आई, दूसरी कहानी समझो। आप पढ़ते हो WBC, न्यूट्रोफिल के बारे में, कि न्यूट्रोफिल जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो फैगोसिटिक नेचर के होते हैं। वो सुनते हैं बच्चा, बैक्टीरिया को खा जाते हैं, बैक्टीरिया वायरस को खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। फैगोसिटिक, आपने एक वर्ड सुना होगा बच्चा, फैगोसिटिक, क्लास 12th में भी है, क्लास 11th में भी ये वर्ड है, फैगोसिटिक नेचर के। बोले मतलब, देखो यहां पास बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। अब बैक्टीरिया इस न्यूट्रोफिल के अंदर आ गया, तो सर खा कैसे जाएगा? बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कैसे कर देगा? समझिए, तो बैक्टीरिया किसके कांटेक्ट में आया? लाइसोसोम के कांटेक्ट में। लाइसोसोम में ढेर सारे एंजाइम जो किसी को भी तोड़ सकते हैं। अरे बैक्टीरिया भी कोई प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, RNA, DNA से ही तो बना होगा। बैक्टीरिया भी किसी ना किसी प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट से बना होगा। तो ये क्या करेंगे? लाइसोसोम के हेल्प से उसको पूरा डाइजेस्ट कर देंगे। तो अब बैक्टीरिया ही डाइजेस्ट हो गया, तो हमारा इम्यून सिस्टम के तरह काम तो कर रहा है। अगर हम बैक्टीरिया को ही खा जाए, हमारा इम्यून सिस्टम उसे खा जाए, डाइजेस्ट कर ले, तो भाई हम बीमारी से तो बच सकते हैं ना। इसलिए आप इम्यून सिस्टम में ये पढ़ते हो ना न्यूट्रोफिल के बारे में। तो दूसरा फंक्शन समझ में आया लाइसोसोम का। चलिए तीसरा फंक्शन समझाता हूं। ये देखिए, ये आपका सेल है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। मान लो बच्चा आपके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे खराब हो गए। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट करना है, डिग्रेड करना है, खत्म करना है, खत्म करना है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये क्या होगा? लाइसोसोम के कांटेक्ट में आएगा, लाइसोसोम के पास एंजाइम है, और इस एंजाइम से माइटोकॉन्ड्रिया के सारे मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट से बने, उनको पूरी तरह से डाइजेस्ट करेगा। तो एक तरह से पुराने सेल ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट करने में भी कौन हेल्प करेगा? लाइसोसोम। खाने को डाइजेस्ट में कौन हेल्प कर रहा है? लाइसोसोम। हमारे इम्यून सिस्टम न्यूट्रोफिल में कौन वेल डेवलप्ड है? लाइसोसोम। आगे बात समझ में? तो सर सुसाइड क्यों करता है? हम सुनते हैं बार बार सर सुसाइडल बैग, सेल को ये मार क्यों देता है? कोई रीजन है क्या? सुसाइडल बैग क्यों बना सर? सेल को क्यों मार दिया? ठीक है, समझिए, लॉजिक समझिए। मान लो ये तुम्हारा सेल है, सेल है, ये न्यूक्लियस है। मान लो ये कैंसर वाले सेल है, सेल खराब हो गई, म्यूटेशन हो गया, खराबी हो गई। अगर ये सेल खराब हो गया तो सेल को बच्चा हटाना जरूरी है, डिग्रेड करना जरूरी है।
हमेशा के लिए हटा दो, डिग्रेड कर दो। सर कैसे डिग्रेड कर देंगे? तो इनके अंदर में जो लाइसोसोम है उसका मेम्ब्रेन किसी तरह से फट जाए, है तो एंजाइम भरे पड़े, उनके अंदर क्या भरे पड़े? एंजाइम। और इस मेम्ब्रेन को तोड़ दो तो सारे एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे, एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे तो अंदर में जो भी प्रोटीन है, लिपिड है, डीएनए है, आरएनए है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, सबको डाइजेस्ट कर देगा। तो एक तरह से पूरा सेल को ही डाइजेस्ट कर गया, पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर दिया। तो हम इसी को कह देते हैं, इसलिए कह देते हैं कि सेल का एक तरह से डेथ हो गई, सेल मर गया। और हम जानबूझ के ऐसा करवाते हैं, इसलिए से कहा सुसाइडल बैग। आ गई? मेम्ब्रेन जानबूझ के नहीं पड़ता बच्चा ना, सब कुछ एकदम फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स्ड है कि सेल अब ओल्ड हो गया, पुराना हो गया, मारना जरूरी है, ओल्ड एज हो गया, मारोगे कैसे? तो मारने के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक हो गए। जैसे एग्जांपल से समझाते हैं, फ्रॉग है तो फ्रॉग के अंदर में जब लार्वल स्टेज में रहता है तो उसे बच्चा हम लोग कहते हैं टैडपोल, टैडपोल। और आपने नोटिस किया होगा बच्चा उसमें टेल होती है, लेकिन जब वो एडल्ट स्टेज में जाता है, एडल्ट स्टेज में जाता है तो ये बच्चा टेल खत्म हो जाते हैं। आपने नोटिस किया है? वो मछली की तरह दिखता है, फिश की तरह, जब वो लार्वल स्टेज में है। एडल्ट में जाता है तो उसके टेल खत्म हो जाते हैं। सर क्यों? कभी सोचा है? तो अंदर में क्या हुआ भाई, एक्चुअली में उसके टेल वाले पार्ट में, इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हो, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यानी कि जो एडल्ट से लार्वल से एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस, चेंजेस, बदलाव आ रहे। तो टेल कैसे हट गया? टेल के अंदर में लाइसोसोम रिलीज हुआ, सेल मर गए, तो पूरे टेल वाले सेल में क्या रिलीज कराया गया? लाइसोसोम। फट गए, फट गए तो सारे के सारे सेल मर गए, तो एक तरह से पूरा टेल खत्म हो गया। तो टेल को एक तरह से रिमूव करने, उस ऑर्गन को, उस पार्ट को रिमूव करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? लाइसोसोम। आ गई बात समझ में? तो ये आपके एनसीईआरटी में सब लिखा है, आप आसानी से पढ़ लेंगे। एसिडिक पीएच याद रखिएगा, और किसी को डाइजेस्ट कर सकता है, किसी को भी डाइजेस्ट कर सकता है। एनसीईआरटी में लिखा है इट इज अ वेरी रिच ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये हर तरह का एंजाइम रखता है, किसी को भी डाइजेस्ट करने की इसमें पावर है। तो याद रखिएगा 50 टाइप्स एंजाइम याद रखिएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम याद रखिएगा, और एसिडिक पीएच पे काम करता है। चलिए, कितने मेम्ब्रेन से कवर्ड है बोलिए? सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, क्या करोगे? सर ये तो मेम्ब्रेन सर कवर्ड है सिंगल मेम्ब्रेन से। चलिए, अब हम लोग लास्ट एक पढ़ लेते हैं, वैक्यूल। लास्ट हमारा टॉपिक कौन है? वैक्यूल। सर ये वैक्यूल क्या है, तुम बोलो। देखिए, प्लांट ने बोला कि, प्लांट बोल रहा है भाई कि मुझे थोड़ी ना खाना डाइजेस्ट करना है यार, मुझे फूड डाइजेस्ट नहीं करना है, तो मैं लाइसोसोम क्यों बनाऊं? तो प्लांट का डिमांड है कि ईआर को बोला कि आप प्रोटीन बनाइए, ये गोल्जी बॉडी में गया, ठीक है, गोल्जी बॉडी में मॉडिफिकेशन किया, पैकेजिंग की, ठीक है। तो बोला गया कि आप लाइसोसोम की मेरे पास जरूरत नहीं, मैं तो खाने का डाइजेस्ट नहीं करता हूं, मैं तो खुद से खाना बनाता हूं, ऑटोट्रॉफिक, मैं बाहर से खाना थोड़ी लेता हूं, मुझे डाइजेशन की जरूरत है। तो मेरे अंदर में आप लाइसोसोम ना बना करके, लाइसोसोम मत बनाइए, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे अंदर में लाइसोसोम की जगह बना दीजिए वैक्यूल। आई बात समझ में? क्या बना दीजिए? वैक्यूल बना दीजिए। क्यों भाई वैक्यूल क्यों बना दे? ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर में जो वेस्ट मटेरियल है, सेल का जो वेस्ट मटेरियल है उसे रखना है। सेल के अंदर में कोई चीज एक्स्ट्रा अमाउंट में होगी, पानी, वाटर एक्सेस अमाउंट में हो गया, शुगर एक्सेस अमाउंट में हो गया, मिनरल्स एक्सेस अमाउंट में हो गया, मैं वहां रख सकूं। तो ये एक तरह से स्टोरेज हाउस है। एक तरह से सेल का स्टोरेज हाउस कौन होगा? वैक्यूल। सेल के अंदर जो भी चीज बढ़ गए वैक्यूल में डाल दीजिए। तो हमें अगला टॉपिक बहुत ही आसान सा है, वैक्यूल पढ़ लेना है, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, तो वैक्यूल को एनसीईआरटी ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फटाफट देखना। पहला उन्होंने बोला बच्चा सैप वैक्यूल, जो प्लांट में पाए जाएंगे, सैप वैक्यूल, ये पाए जाएंगे कहां? प्लांट में। सर सैप का मतलब क्या है? सैप का मतलब है सॉल्यूशन। वैक्यूल में प्योर पानी नहीं होगा, उसके साथ में कुछ सॉल्यूट होंगे ना, तो सॉल्यूट प्लस पानी सॉल्यूशन कहलाता है, उसी को हम यहां पर सैप कह देते हैं, ठीक है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। हमने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पढ़ा है बच्चा, अमीबा,
प्रोटोजोन्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तुम्हें पढ़ाया है। और तीसरा है फूड वैक्यूल, तीसरा है फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। बोले ठीक है सर। सैप वैक्यूल पहले समझो, सैप वैक्यूल को, ये तुम्हारा प्लांट सेल है। प्लांट सेल, प्लांट सेल में सबसे बड़ा ऑर्गेनल बच्चा सैप वैक्यूल, अप टू 90%। एनसीईआरटी में लिखा है देयर साइज में बी, इनका साइज बढ़ करके 90% एरिया तक हो सकता है। तो सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल हो गया 90%। समझ में आ रहा है? तो सर ये होते क्यों? पहला, इनके मेम्ब्रेन को, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट याद रखना पड़ेगा, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को नाम टोनोप्लास्ट। ठीक है, वैक्यूल है क्यों? एक्सेस वाटर, पानी एक्सेस वाली यहां रखिए, एक्सेस शुगर, शुगर मिनरल्स, जो भी सेल के अंदर में एक्स्ट्रा अमाउंट में आ रहे हैं उनको आप यहां स्टोर करके रख दीजिए। हाँ, साइटोप्लाज्म में मिनरल्स हैं, अंदर में मिनरल्स ज्यादा है, फिर भी आप अंदर में लेने की कोशिश करो, क्योंकि तुम चाहते हो, जैसे तुम्हारे घर में किचन में बच्चे चावल गेहूं कुछ तो होगा, लेकिन एक्स्ट्रा आ जाता है तो तुम कहाँ रखते हो? किचन में नहीं रखते, कोई और स्टोरेज हाउस बनाते हो, वहां ले जाकर के रखना स्टार्ट कर देते हो। किचन तो छोटा है, बड़ी बोरी आ गई चावल की गेहूं की, तो तुम क्या करोगे? अपने किचन में थोड़ी रखोगे, तो उसे ले जाकर के कहाँ रखोगे? स्टोर हाउस में। तो जब भी कोई भी चीज आता है स्टोर हाउस में रख दीजिए, बाद में जरूरत पड़ेगा ले लेंगे। तो ये एक तरह से स्टोरेज हाउस का काम करेगा। ये कभी कभी एक पिगमेंट भी रखता है, मतलब इनके अंदर कुछ पिगमेंट भी पाए जाते हैं जिनका नाम है, एनसीईआरटी में नहीं है, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन, तो सर एंथोसाइनिन पिगमेंट है, कहाँ कलर देगा? कलर देगा क्या? हाँ, जब आपने रोज देखा होगा, रोज का बच्चा पेटल्स, जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं वो अट्रैक्टिव कलर के दिखते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर में पिगमेंट है। कौन सा? एंथोसाइनिन। तो मेरे से सैप वैक्यूल समझ में आ गया। सैप का मतलब सॉल्यूट प्लस वाटर, सॉल्यूशन को सैप कहेंगे। तो जो भी यहाँ वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है उसको भी रख सकते हैं। जो वेस्ट मटेरियल एक्सेस वेस्ट मटेरियल बच गया उसको भी रख दीजिए बाहर, बाद में हटा देंगे, बाद में हटा देंगे। तो जो भी स्टोरेज करना है, वेस्ट मटेरियल रखना है, सैप वैक्यूल होगा। आ गई बात समझ में? अब है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये ऑलरेडी आपको मैंने सिखा रखा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फिर भी सीख लीजिए। ये देखिए, मैंने एक बीकर लिया और बीकर में डाल दिया अमीबा। ठीक है, अब अमीबा एक सेल है बच्चा, कुछ ना कुछ इसमें सॉल्यूट तो होंगे, केटायन, एनायन, शुगर, सॉल्ट, यानी कुछ ना कुछ तो सॉल्यूट होगा। एक सेल है, सॉल्यूट तो होगा ही होगा। ये मैंने जो पानी लिया है ये बच्चा मरीन वाटर है, खारा पानी है, समुद्र का पानी है। मरीन है, सॉल्ट वाटर, ओशन का पानी है, खारा पानी है। और मैंने, खारे पानी में क्या होता है? बाहर में भी सॉल्ट होते हैं, बाहर में भी सॉल्ट होते हैं। तो बताओ यहाँ, बाहर में भी सॉल्ट, अंदर में भी सॉल्ट। अगर सॉल्ट लगभग बच्चे इक्वल है तो इसे कहते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक, तो पानी ना सेल के अंदर जाएगा ना पानी सेल के बाहर आएगा। हाँ, नेट मूवमेंट जीरो, नेट मूवमेंट जीरो, क्योंकि बाहर में भी सॉल्यूट अंदर में भी सॉल्यूट इक्वल है, तो नेट मूवमेंट जीरो है। लेकिन प्रॉब्लम तब होगा जब इस अमीबा को आप ला करके रखिएगा फ्रेश वाटर में। ना कहां बचा? रिवर में, लेक में। अभी समुद्र में कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो, अंदर में भी सॉल्यूट ढेर सारे, लेकिन बाहर में तो सॉल्यूट नहीं है, क्योंकि बाहर में पानी मैंने क्या लिया है? फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर में कोई भी सॉल्ट नहीं होते, सॉल्ट नहीं है। अब बताओ, तो सर पानी किधर जाएगा? पानी उधर ही जाता है जिधर सॉल्यूट होते हैं, यानी पानी जाएगा सेल के अंदर, पानी जाएगा सेल के अंदर, पानी उधर ही जाता है जिधर सॉल्यूट होता है। तो जब पानी अंदर जाएगा तो स्वेलिंग होगी, फूलेगा, और जब स्वेलिंग हो गई, फूलेगा, तो फूल करके ये क्या हो जाएगा? बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। स्वेलिंग होगी, फूलेगा, और ये फूल करके क्या हो जाएगा? बस्ट, फट जाएगा। तो सर बस्ट हो जाएगा, फूल जाएगा, तो बचाएगा कैसे अपने आप को अमीबा? तो अमीबा बचाने के लिए
अपने अंदर में एक व्हाइट कलर का ऑर्गेनेल रखा था जिसका नाम था कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। नाम क्या था? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। लेकिन यहाँ पर साइज बहुत छोटे थे क्योंकि जरूरत नहीं थी। अब यहाँ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल साइज में बड़ा हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का साइज बड़ा हो गया और वो क्या करेगा, एक्सेस वाटर को, जो एक्सेस पानी आ रहा है, ये एक्सेस जो सॉल्ट है, सॉल्यूट है, उनको बाहर करेगा, उनको बाहर करेगा। यानी अपने बॉडी के अंदर में पानी और सॉल्यूट के लेवल को मेंटेन करेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं बच्चा ऑस्मो रेगुलेशन। आपके अंदर में ये काम किडनी करता है, आपके अंदर में ये काम कौन करता है? किडनी करता है। हमने पानी ज्यादा पिया तो यूरिन से ज्यादा रिलीज होगा, हमने सॉल्ट ज्यादा खाया यूरिन से ज्यादा रिलीज होगा। तो हमारे अंदर पानी के लेवल को, सॉल्ट के लेवल को मेंटेन करने का काम कौन संभालता है? किडनी। तो किडनी का ये काम है कि पानी, मिनरल्स, उनको बैलेंस करके रखे। ठीक है, तो इसी टेक्निक को क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। लेकिन नई एनसीईआरटी ऑस्मो रेगुलेशन के साथ साथ बच्चा एक्सक्रीशन वर्ड भी यूज करती है। तो अगर आपके नीट में क्वेश्चन आया ना, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है, तो आप बच्चे दोनों लिखिएगा, ऑस्मो रेगुलेशन भी और वेस्ट मटेरियल का रिलीज यानी एक्सक्रीशन भी। पुरानी एनसीईआरटी में बच्चे केवल ऑस्मो रेगुलेशन है, अपना चेक कर लीजिएगा। जैसे मैं अपना एनसीईआरटी चेक कर लेता हूं, तो कुछ एनसीईआरटी में केवल ऑस्मो रेगुलेशन है, लेकिन नई एनसीईआरटी में बच्चे एक्सक्रीशन भी है। तो आंसर में दोनों कीजिएगा, बोथ वर्ड यूज कीजिएगा। तो देख लीजिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, दोनों लिखे। लेकिन किसी के बुक में केवल और केवल हो सकता है, हो सकता है कि केवल क्या हो बच्चा, ऑस्मो रेगुलेशन हो, एक्सक्रीशन भी कराता है। चलिए, फूड वैक्यूल क्या है? कुछ नहीं कर, प्रोटिस्ट, वही बच्चा अमीबा पैरामीशियम में कैसे खाना डाइजेस्ट होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, फूड वैक्यूल अभी बताया था कि ये देख लीजिए, फिर से मान लीजिए अमीबा प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टा किंगडम में है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स फूड है, ये कॉम्प्लेक्स फूड चला गया, कॉम्प्लेक्स फूड चला गया। अब ये कॉम्प्लेक्स फूड जाके लाइसोसोम से बाइंड कर गया, लाइसोसोम से बाइंड कर गया, लाइसोसोम इस फूड को अब डाइजेस्ट कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना फूड, और लाइसोसोम उसे इनटेक कर लिया, उसको डाइजेस्ट कर रहा है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, इसी को एनसीईआरटी कहती है फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। तो जैसे अमीबा में मैंने बताया था कैसे खाना डाइजेस्ट करेगा, लाइसोसोम की हेल्प से, तो वही बच्चा स्ट्रक्चर का नाम क्या दे दिया? फूड वैक्यूल। तो यहां तक बच्चा आपका कंप्लीट हो जाता है। आप एक बार एनसीईआरटी से अच्छे से रीड कर लेना, मैंने सारा टॉपिक एक एक चीज क्लियर कर दिया है। चलो, तो बताओ किसे किसे समझ में आ गया? फटाफट हैंड रेज करना, फिर हो गया बच्चा आज कंप्लीट। थोड़ा सा हमने 5 मिनट एक्स्ट्रा किया, लेकिन यहां तक कंप्लीट हो गया 100%। आ गया वंशी, समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे में कंटिन्यू करेंगे। चलो ठीक है, मेरे को यहाँ तक थैंक यू डाउट सर। नहीं, इसमें डाउट नहीं है। हाँ, सबको क्लियर है? मेरे से 100% क्लियर है बच्चा? क्लियर नहीं, 100% होना चाहिए, एक एक वर्ड। पहले से तो पढ़ा ही तुमने, बस पूरी तरह से और तुमने नया चीज सीख लिया। चलो ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते जाओ और काम करते जाओ। चलिए ठीक है फिर।